Welcome students of class 9th in our new sessions of learning. I am your SST teacher Vipin Misra. Students, we will start our study with history chapter first, that is French Revolution. फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था जिसने पूरे फ्रांस के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हर फील्ड को चेंज कर दिया. In this chapter, we will see how French Revolution led to the end of monarchy in France and how a society based on privileges gave way to a new system of governance, abolition of slavery and other relevant topics. So let's start the chapter. Our chapter has started with the revolution. 14 जुलाई 1789 में फ्रांस के कैपिटल पेरिस में लोग बहुत ही डरे हुए और घबराए हुए स्थिति में थे. कुछ इस तरह के र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे थे कि किंग लुइस 16 ने अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर दे दिया है कि वो पूरे सिटी में जाएं और सिटीजन्स पर ओपन फायरिंग करें. कुछ 7,000 मैन विमेन उस टाइम पर पेरिस के टाउन हॉल के सामने गैदर्ड हुए और उन लोगों ने एक बहुत बड़ी ग्रुप क्रिएट करना तय किया ताकि वो उन ट्रूप्स को फेस कर सकें. लोगों का गुस्सा अपने किंग्स के अगेंस्ट इतना ज़्यादा था कि लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ रहे थे और हथियार की तलाश में ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके उन ट्रूप्स से, ये काम वो कर रहे थे. कुछ लोगों का ग्रुप बैस्टिल जो कि फोर्ट्रेस प्रिजन था वहाँ हथियार की तलाश में गए और उन्होंने प्रिजन के कमांडर को मार डाला और प्रिजन में कैद जो भी कैदी थे उनको उन लोगों ने आज़ाद भी करा दिया. वो बैस्टिल को इतने हेट के साथ देख रहे थे क्योंकि वो किंग के डिस्पोटिक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था. उस टाइम पर उन लोगों ने इस प्रिजन को लोग तोड़ फोड़ रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तोड़ फोड़ रहे थे और उसके स्टोन फ्रैगमेंट्स को वो अपने पास रख रहे थे. इस पूरे डिस्ट्रक्शन जो भी कर रहे थे उन सब को वो उन स्टोन फ्रैगमेंट्स को मार्केट में ले जा रहे थे, सेल कर रहे थे, बेच रहे थे और लोग उसे एक ख़ास दिन की याद के तौर पर उस फ्रैगमेंट्स को अपने पास सेव करके भी रख रहे थे. ये वो दिन था जिस दिन पेरिस में और साथ ही साथ कंट्री साइड में बहुत सारा रियॉट फैला हुआ था. लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए. बहुत सारे इवेंट्स की एक चेन शुरू होने वाली थी. उस टाइम पर भी जो हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने इस पूरे सीन को देखा और पहले से ही ये बताया कि अब ये रुकने वाला दौर नहीं है और एक ये लॉन्ग चेन है, इवेंट्स की लॉन्ग चेन है जो अभी कंटिन्यूअस चलेंगी और फ्रांस के किंग के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा चेंज फ्रांस के अंदर आने वाला है. लेकिन ये सारी चीज़ें हो क्यों रही थी? 14 जुलाई 1789 में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से पेरिस में या कह सकते हैं कि फ्रांस के उन सभी इम्पोर्टेंट सिटीज़ में इस तरह का कुछ रियॉट क्रिएट हुआ? लोगों का गुस्सा फ्रांस के किंग के लिए इतना ज़्यादा क्यों था? रीज़न्स क्या था पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी. 1774 में लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था फ्रांस का राजा बना. वो 20 इयर्स ओल्ड था तभी उसकी शादी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो से हो गई. जिस टाइम पर ये राजा बना उस टाइम पर जो किंग की ट्रेजरी थी, खजाना था, वो ऑलमोस्ट खाली था. बहुत सारे पैसों की कमी थी उस समय पर, जिसका रीज़न ये था कि फाइनेंशियली जो भी रिसोर्सेज थे वो ड्रेन्ड हो चुके थे फ्रांस में. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. इसके अलावा बहुत सारे अदर कॉस्ट भी थे, जैसे वर्सैलेस के पैलेस को मेंटेन कराना, जो बहुत ही बड़ा पैलेस चाहता था लुइस की बहुत खूबसूरत बने. लुइस के टाइम पर ही फ्रांस ने
13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट दिलवाई थी ब्रिटेन से, जो कि ब्रिटेन उसका एनिमी था, और इसमें उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। फ्रांस की करेंसी थी लीवर, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कि लीवर जो का कर्ज लुइस के ऊपर उस समय पर आ चुका था। जिन भी लोगों से, जिन भी कंट्रीज़ से लुइस ने या फ्रांस के राजाओं ने, लुइस से पहले के लोगों ने लोन लिया हुआ था, पैसे लिए हुए थे, वो अब 10% इंटरेस्ट के साथ लोन चुकता करना था, उनको चुकाना था, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। अब इन सारे खर्चों के को पूरा करने के लिए, और साथ ही साथ जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट को रन कराना, ऑफिसेस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या और भी जो दूसरे वर्क थे किंग उनको करने के लिए किंग को अपने इनकम बढ़ाना ज़रूरी हो गया था। तो अब अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहती है, तो वहाँ पर कलेक्ट होने वाले टैक्सेस ही गवर्नमेंट के इनकम होते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। फ्रांस में भी जब इनकम बढ़ाने की बात आई, तो लुइस 16 ने ये सोचा कि अब लोगों के ऊपर जो भी टैक्सेस लग रहे थे उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर पाए, जिससे वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को, और साथ ही साथ जो भी उसने क्रेडिट लिया था, लोन लिया था अदर कंट्रीज़ से, उनको भी वो पूरा कर सके। फ्रांस में उस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी वो मेनली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड थी, जिसे हम यहाँ पर ई स्टेट्स कहते हैं। फर्स्ट ई स्टेट था क्लर्जी, जहाँ पर चर्च में काम करने वाले लोग, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, ऐसे लोग क्लर्जी कहलाते थे। ये किंग के बहुत ही खास लोग होते थे, जिन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। सेकंड ई स्टेट था नोबिलिटी, जो कि किंग के कोर्ट में काम करने वाले लोग होते थे, ये भी टैक्स पे नहीं करते थे। थर्ड ई स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज़। 3 और पार्ट्स थे थर्ड स्टेट के, जिसमें से अपर, मिडिल और लोअर क्लासेस थे। अपर में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा थे, जबकि मिडिल में पीजेंट्स एंड आर्टिसंस थे। लोअर में स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स और सर्वेंट्स इंक्लूड होते थे। इस समय पीजेंट्स ही टोटल पॉपुलेशन का 90% था, जबकि स्मॉल नंबर्स में ऐसे लोग थे जिनके पास खुद का लैंड था कल्टीवेट करने के लिए। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ये दोनों ही जो स्टेट थे, नोबिलिटी और क्लर्जी, ये बहुत ही एक तरह का ख़ास तरह का प्रिविलेज एंजॉय करते थे बाय बर्थ। इन्हें जन्म से ही ये एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं कि अधिकार मिला हुआ था कि वो किसी भी तरह के टैक्स को पे नहीं कर रहे थे। यानी कि किंग लुइस के जितने भी आवश्यकताएं थी, जितने भी उनको इनकम और चाहिए था, उनको टैक्सेस बहुत सारे और दूसरे चाहिए थे अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाने के लिए, वो जो टैक्स इम्पोज करने की बातें आ रही थी, वो सब कुछ किसके ऊपर जाने वाला था? वो थर्ड स्टेट के ऊपर ही जाने वाला था, क्योंकि नोबिलिटी और क्लर्जी को बाय बर्थ ये प्रिविलेज मिला हुआ है, ये विशेष अधिकार मिला हुआ था कि वो किसी भी तरह के टैक्स को पे नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत ही खास माने जाते थे। नोबल्स ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत लार्ज स्केल में लैंड होता था, और ये पुअर विलेजर्स को, पुअर जो पीजेंट्स होते थे या जो लैंडलेस लोग हैं, उनको अपनी लैंड वर्क करने के लिए देते थे, और साथ में उनसे बहुत सारा टैक्सेस वसूल करते थे, जिसे फ्यूडल ड्यूज़ कहा जाता था, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in buildings road। यानी जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो नोबल्स को भी टैक्स देते थे, फ्यूडल ड्यूज़ देते थे,
और वैसे ही वो चर्च को भी देते थे। चर्च को दिया जाने वाला टैक्सेस टिथ्स कहलाता था, जो कि पीजेंट्स और बहुत दूसरे जो लोग थे थर्ड स्टेट के लोग, वो दिया करते थे। ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट आल्सो। इन्हीं थर्ड स्टेट के लोगों को स्टेट को यानी लुईस 16 को भी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल्स। तो ये जो टैक्सेस होते थे उन्हें टेल्स कहा जाता था। इसका मतलब है थर्ड स्टेट किनको किनको टैक्सेस दे रहा है? नोबिलिटी को, क्लर्जी को और लुईस 16 यानी गवर्नमेंट को भी दे रहा है। तो इस तरह से जो थर्ड स्टेट था उसको 3 गुना ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जबकि नोबिलिटी और क्लर्जी को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। इन टैक्सेस के अलावा थर्ड स्टेट यानी कॉमन सिटीजन्स को एवरीडे कंजप्शन की जो चीज़ें थी जैसे सॉल्ट, टोबैको, उन पे भी लगने वाले टैक्सेस पे करने पड़ते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। किसी भी तरह के जो भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं वो जो टैक्सेस कलेक्ट करता है उन्हीं से वो काम करता है। और ये सारे टैक्सेस यानी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के डेवलपमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट के वर्क करने के लिए, जो वॉर वो कर रहा था, जो भी कुछ भी कर रहा था फ्रांस का किंग लुईस, वो सब कुछ पूरी तरीके से हम कह सकते हैं उसका बर्डन थर्ड स्टेट के ऊपर ही था। तो इस तरह से डिवाइडेड थी फ्रांस की सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब क्योंकि हमारा थर्ड स्टेट वैसे भी पुअर था, बहुत ज़्यादा इनकम कहीं से तो उनको आ नहीं रही है, वो उनमें बहुत ही जो पुअर लोग थे वही थे। इनके अलावा उनको इतने सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। इसका मतलब है कि उन्हें डेली जो सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, किस तरीके से थर्ड स्टेट सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। बट about this topic we will continue in our next class, the struggle to survive. Till then, take care and have a nice day.